जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 17 अगस्त 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 100 गीगावाट। तो दोस्तों भारत का लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का। इसका उद्देश्य है भारत की जो बढ़ती हुई बिजली की मांग है उसको पूरा करना। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो परमाणु रिएक्टर हैं हमारे उनका विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की भी तैनाती की जाएगी, यानी छोटे छोटे रिएक्टर तैनात किए जाएंगे। और नागरिक परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी होगी और परमाणु ऊर्जा के लिए नए नियामक प्रावधान भी किए जाएंगे। दोस्तों परमाणु ऊर्जा क्या होती है? तो वह ऊर्जा जो परमाणु के नाभिक में मौजूद ऊर्जा से प्राप्त होती है। परमाणु बिजली घरों में मुख्यतः परमाणु विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो परमाणु विखंडन की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ये ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत के जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनको एक बार देख लेते हैं। एग्जाम में आते हैं कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है। जैसे तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है महाराष्ट्र में। यह भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। रावत भाटा है राजस्थान में, कलपक्कम है तमिलनाडु में, नरोरा है उत्तर प्रदेश में और काकरा पार है गुजरात में, कागा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कर्नाटक में और इसके अलावा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तमिलनाडु में। तो जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यह रूस के सहयोग से बना देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए सप्तधारा फ्रेमवर्क का अनावरण कब किया है? आंसर हो जाएगा इसका 15 अगस्त 2026 को। तो दोस्तों पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विकसित भारत के लिए सप्तधारा फ्रेमवर्क का अनावरण किया है और ये कब किया है? 15 अगस्त 2026 को। इसका लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना और इसको एक और अन्य नाम दिया गया है शक्ति की सप्तधारा। तो इसमें 7 प्रमुख बातों पर जोर देने के लिए बात कही गई है। तो पहला है विनिर्माण, यानी मैन्युफैक्चरिंग पर भारत फोकस करेगा। फिर एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग, यानी कि कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर फोकस करेगा। और दोस्तों इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर भी भारत फोकस करने वाला है। तो भारत अगले वर्ष 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने के लिए योजना लाएगा। गति शक्ति पर भी बात की जाएगी, उस पर फोकस किया जाएगा, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है वो की जाएगी। और डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और हरित और नीली अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। और भारत की सॉफ्ट पावर, यानी जिसमें संस्कृति, मूल्य, शिक्षा, कूटनीति, इन सभी पर भी भारत आने वाले समय में फोकस करने वाला है। तो ये सप्तधाराएं हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार कौन सा गीत गाया गया है? आंसर हो जाएगा वंदे मातरम, यानी जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में गाया गया है। तो इस बार हमने अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है 15 अगस्त को। लाल किले पर मोदी जी ने तिरंगा फहराया है और इसके बाद दोस्तों वंदे मातरम गीत भी वहाँ पर गाया गया है। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम का गायन किया गया है। और ये जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है इसमें मुख्य विषय क्या था? 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर विशेष जोर देना। देखिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से रिलेटेड कुछ नए नियम आए हैं, ये नियम आपको जानना होगा। तो अब राष्ट्रीय गीत के 6 पैरा गाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा अब ये जो वंदे मातरम है ये 3 मिनट 10 सेकेंड यानी 190 सेकेंड में पूरा करना होगा।
यानी इसकी जो अवधि है वो 3 मिनट 10 सेकेंड है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अब कितने छंद गाना उसका अनिवार्य है, तो 6 छंद गाना उसके अनिवार्य है। तो यदि किसी समारोह में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाने हों तो वंदे मातरम गाया और बजाया जाएगा, उसके बाद जनगण मन होगा, यानी कि पहले राष्ट्रगीत होगा फिर उसके बाद राष्ट्रगान होगा। सरकारी कार्यक्रमों, आधिकारिक बैठकों और स्कूलों की प्रार्थना समाओं में भी वंदे मातरम का आधिकारिक संस्करण बजाया जाएगा या गाया जाएगा। अब वंदे मातरम के गायन को जानबूझकर रोकना, उसमें बाधा डालना या उसका अपमान करना एक दंडनीय अपराध माना जाएगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरिकेन लाला ने 15 अगस्त 2026 को किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? तो आंसर हो जाएगा हवाई के बिग आइलैंड को। तो देखिए, हरिकेन लाला है क्या? तो यह एक चक्रवात है। तो इसने हाल ही में अमेरिका के पास जो हवाई द्वीप है उसके बिग आइलैंड को प्रभावित किया है। तो ये चक्रवात कब आया था? 15 अगस्त 2026 को। दोस्तों, हरिकेन क्या होता है? तो जैसे भारत में जब कोई चक्रवात आता है तो उसे हम चक्रवात ही बोलते हैं, इंग्लिश में साइक्लोन बोलते हैं। लेकिन जब अमेरिका के पास चक्रवात आता है तो उसे हरिकेन बोला जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हरिकेन लाला बोला गया है। लाला नाम का ये चक्रवात था जो हाल ही में अमेरिका के पास आया था। तो ये अमेरिका है और यहाँ पर उसी का हवाई द्वीप है। तो हरिकेन लाला ने इस हवाई द्वीप को हाल ही में प्रभावित किया है। हरिकेन की अगर हम बात करें तो जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अधिकतम निरंतर हवा की गति 74 मील प्रति घंटा या 119 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है तब हरिकेन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, जो चक्रवात है, चक्रवात के अलग अलग नाम हैं। तो चलिए जानते हैं कि किसको कहाँ क्या बोला जाता है। जैसे भारत या हिंद महासागर या दक्षिण प्रशांत महासागर में चक्रवात आता है तो उसे साइक्लोन बोला जाता है, और अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के पास जब चक्रवात आता है तो उसे हरिकेन बोला जाता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर, चीन सागर, जापान और फिलीपींस के क्षेत्र में जब ये आता है तब इसे टाइफून बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पास जब चक्रवात आता है तो उसे विली विलीज बोला जाता है। फिलीपींस के क्षेत्र में जब आता है तो उसे वाग्यो, और अमेरिका के मैदानी इलाकों में जब यह आता है तो इसे टॉर्नेडो बोला जाता है। तो ये अलग अलग नाम है, आप नोट कर सकते हैं इनको। 2026 के जो कुछ प्रमुख चक्रवात हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो नोकेन चक्रवात आया था, इसने फिलीपींस को प्रभावित किया था, और वास्यांग ने भी फिलीपींस को प्रभावित किया था। गेजानी ने मेडागास्कर यानी दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर का जो क्षेत्र था उसको प्रभावित किया था। सिनला ने उत्तरी मारियाना द्वीप समूह, अमेरिका और उत्तरी प्रशांत महासागर को इसने प्रभावित किया था। आर्थर ने दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका को, और वेटा ने अटलांटिक महासागर, और क्रिस्टोवाल ने मैक्सिको को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान और किस देश ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ओमान। तो ईरान और ओमान के बीच में हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर हाल ही में एक समझौता हुआ है 15 अगस्त 2026 को, और इसका उद्देश्य है दोनों देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना। यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ओमान और ईरान एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही आवाजाही करेंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूएई स्थित हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 39 से 60 किलोमीटर तक है। यहाँ पर आप इसका मैप देख सकते हैं। तो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो ये ईरान है, और यहाँ पर है दोस्तों ओमान, और ये यूएई, ठीक है। और ये है गल्फ ऑफ ओमान, और ये है पर्सियन गल्फ। तो इन दोनों को जोड़ती है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगला क्वेश्चन है, डी जुरे ट्रांसफर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 अगस्त को मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? पुदुचेरी में। अब 16 अगस्त को डी जुरे ट्रांसफर दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत में पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यानम के जो क्षेत्र हैं वो कानूनी रूप से भारत में शामिल हुए थे फ्रांस से
भारत में शामिल हुए थे। ठीक है, इसलिए ये डी जोरे ट्रांसफ़र दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको दो बातें इम्पॉर्टेंट हैं जो समझनी होंगी। तो एक हुआ था कीझूर जन्म संग्रह 18 अक्टूबर 1954 को। तो इसमें क्या किया गया था कि पुदुचेरी के कीझूर गांव में जन्म संग्रह हुआ था। ठीक है, यानी कि जनता से पूछा गया था कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। तो प्रतिनिधियों ने भारी बहुमत से फ्रांसीसी शासन समाप्त कर भारत में शामिल होने का निर्णय लिया था। कीझूर जन्म संग्रह 18 अक्टूबर 1954 में। फिर इसके बाद डी जुरे ट्रांसफ़र हुआ था 16 अगस्त 1962 को। तो भारत और फ्रांस के बीच संधि को दोनों देशों की संसदों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद इन क्षेत्रों को कानूनी रूप से भारत में विलय कर दिया गया था। और आपको आज पता ही है कि जो पुदुचेरी है यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के पास 7.7 तीव्रता का भूकंप कब आया था? तो ये 15 अगस्त 2026 को आया था। ठीक है, यानी इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था सुबह 5:58 पर। और दोस्तों इसकी जो गहराई थी वो 10 किलोमीटर थी। इसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है वहाँ पर। भूकंप के बारे में अगर हम बात करें तो इसका कारण की बात करें तो ये टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने, खिसकने या दूर जाने से या फिर ज्वालामुखी विस्फोटों से आता है। और इसको रेक्टर स्केल पर मापा जाता है और इसको मापने वाला यंत्र कहलाता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ जो है ये भूमि की हलचल को रिकॉर्ड करता है। इतिहास का सबसे विनाशकारी और शक्तिशाली भूकंप 22 मई 1960 को चिली में आया था, जिसकी तीव्रता रेक्टर स्केल पर 9.5 मापी गई थी। और इसी साल दोस्तों वेनेजुएला में भी काफ़ी विनाशकारी भूकंप आया था। अगला क्वेश्चन है, विहान चिप का विकास किस स्टार्टअप ने किया है? तो अहिसा डिजिटल इनोवेशंस ने किया है। तो दोस्तों चेन्नई में स्थित अहिसा डिजिटल इनोवेशंस ने हाल ही में विहान चिप का निर्माण किया है और इसके प्रथम चरण में हाल ही में सफलता प्राप्त की है। दोस्तों जो अहिसा डिजिटल इनोवेशंस है ये फैबलेस सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन करता है। तो इसी ने विहान नाम की चिप को डेवलप किया है और इस चिप का जो उपयोग है ये फाइबर ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग में किया जाएगा। विहान जो है ये फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए विकसित एक नेटवर्किंग सिस्टम ऑन चिप है। यह मुख्य रूप से ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग और सुरक्षा से जुड़े अनुप्रयोगों के लिए बनाया गया है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है रूटेक्स स्मार्ट विलेज सेंटर्स एक्सेलरेटेड मीडियम फॉर रूरल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज। ये फुल फॉर्म आप नोट कर सकते हैं। 15 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया है और इसको भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको विकसित किया गया है नाबार्ड के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के सहयोग से। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक को बड़े स्तर पर अपनाने में सहायता करना। सऊदी अरब द्वारा शुरू किए गए बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है रियाद, सऊदी अरब में। तो दोस्तों सऊदी अरब ने एक बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन की शुरुआत की है। इसको लीड कर रहा है सऊदी अरब। इसका मुख्यालय है रियाद, सऊदी अरब में। इसमें लगभग 15 देश शामिल हुए हैं और ये लाल सागर, बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य और अदन की खाड़ी से संबंधित है। इसका उद्देश्य लाल सागर में और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में और अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा करना। ठीक है, और इसका कारण है इन क्षेत्रों में वाणिज्यिक जहाज़ों पर होने वाले हमले, सुरक्षा संकटों से वैश्विक व्यापार को बचाना। यानी कि जो जहाज़ों पर अटैक होते हैं इन सभी से सुरक्षा करने के लिए सऊदी अरब ने हाल ही में 15 देशों के साथ मिलकर के एक बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन की शुरुआत की है। दोस्तों यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है गल्फ ऑफ अदन और ये है बाब अल मंदोस नामक संधि और ये है रेड सी। तो इन्हीं क्षेत्र में समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा के लिए सऊदी अरब के द्वारा ये गठबंधन बनाया गया है। दोस्तों स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लूसेंट का कोर्स और इसके अलावा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिलेंगे प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर।
तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी, तो इनको ज़रूर प्राप्त करिएगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। 2026 में भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 80वां। जनगणना 2027 के लिए कुल कितने प्रश्न शामिल किए गए हैं? 40। रेलवे बोर्ड ने हाल ही में कितनी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को मंजूरी दी है? 7। 14 अगस्त 2026 को पुलिस, अग्निशमन और अन्य सेवाओं के लिए कितने वीरता एवं सेवा मेडल की घोषणा की गई है? 1057। पारीक्षा बियर किस राज्य में स्थित है जिससे हाल ही में विश्व विरासत सिंचाई संरचना का दर्जा दिया गया है? यूपी। भारत ने राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में कुल कितने मेडल जीते हैं? 35। भारतीय मूल के गौतम रंगराजन किस देश के पीएम के एक्सपर्ट एडवाइजर बने हैं? ब्रिटेन। भारत की पहली व्यावसायिक रूप से ब्रांडेड ट्रेन कौन सी बनी है? लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। इंडिया कोड पोर्टल को किसने फिर से लॉन्च किया है? अर्जुन राम मेघवाल ने। 2026 के नेशनल बैंक ओपन, जिसे कैनेडियन ओपन बोलते हैं, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वैन सेल्टन ने। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था गुरचरण दास, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार कौन सा राष्ट्रगीत गाया गया है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। बाकी ये सारी ई बुक जो हैं वो आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लें। ऐप पर एक टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिल जाएंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।